Hello students of BSc Part First. Here I am Dr. Raksha Mishra. मैं अपने क्लास में इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें मैंने लाइकोपोडियम के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज मैं इसका रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊँगी। रिप्रोडक्शन में हम पहले स्पोरोफिटिक लेते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होते हैं इसमें, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। वेजिटेटिव मीन्स कायिक जनन, इसको हिंदी में कायिक जनन कहते हैं। ये चार तरीके से हो सकता है इसमें। एक तो होता है बल्बिल और गैमा के फॉर्मेशन से। इसमें क्या होता है कि स्टेम की लीव्स की जो कक्षिका होती है या एक्सेल होती है, उसके अंदर कुछ गैमा, कुछ लीव्स जो होती हैं, मोटी फ्लैशी लीव्स हो जाती हैं जिन्हें गैमा कहा जाता है, वो एक गुच्छे में होती हैं। और जब ये लीव्स टूट करके गिरती हैं तो ये एक नए लाइकोपोडियम को जन्म देने में समर्थ होती हैं। इन्हें बल्बिल्स या गैमा कहा जाता है। ये इतनी फ्लैशी होती हैं कि ये फूड भी स्टोर करती हैं। नेक्स्ट है, ये मैंने बल्बिल का एक डायग्राम भी बना रखा है जिसमें एक गुच्छा बना हुआ है। एक्सिस के ऊपर 3-4 पत्तियां हैं जो बहुत मोटी फ्लैशी होती हैं और गैमा है, उनका नाम गैमा होता है ये। अब नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट। ये जो एडवेंटिशियस रूट होती है, इधर इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसका जो बेसल पार्ट होता है, वहाँ से कुछ एडवेंटिशियस बड्स निकलती हैं। बड्स मीन्स कुछ सेल्स जो होते हैं, एक गोल स्ट्रक्चर उभर के आता है डिवीजन से, जिसे बड्स कहा जाता है। और ये जो अपस्थानिक कलिकाएँ जो होती हैं, ये जब टूट कर अलग होती हैं तो ये एक नए पौधे को जन्म देने में सार्थक होती हैं। फिर है फ्रैगमेंटेशन मीन्स टुकड़े। ये जनरली क्रीपिंग लाइकोपोडियम में पाए जाते हैं। जो लाइकोपोडियम क्रीप करते हैं, विसर्पी होते हैं, उनमें पाया जाता है। फ्रैगमेंटेशन में जो क्रीपिंग प्लांट बॉडी होती है, वो थोड़ा जब डेड हो जाती है या सड़ने लग जाती है तो टूट के अलग हो जाती है, और उस फ्रैगमेंटेड पार्ट, वो जो फ्रैगमेंटेड पार्ट है, वो वापस एक नए पौधे को जन्म देने में सार्थक होता है। रूट ट्यूबर्स में क्या होता है कि जो रूट्स की जो कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं, उसमें प्रोलिफरेशन हो जाता है। इस प्रोलिफरेशन से कुछ संरचनाएं जो हैं वो ट्यूबर्स के फॉर्म में बाहर निकलती हैं। और ये जो संरचनाएं होती हैं, ये जब अपने मात्र पादप से पृथक होती हैं तो ये नए प्लांट को, नए पादप को जन्म देने में सक्षम होती हैं। तो ये 4 प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैं। इन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन तो अगर आएगा तो पूरा रिप्रोडक्शन पे ही आएगा कि राइट अबाउट द रिप्रोडक्शन लाइकोपोडियम। पर अगर छोटे क्वेश्चंस देखे जाएं तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि गिव द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द लाइकोपोडियम, या व्हाट डू मीन बाय बल्बिल्स, कितने टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके अंदर, लाइकोपोडियम में कितने टाइप के होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये इनके क्वेश्चंस बन सकते हैं और आते भी हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है। हम देखेंगे इसको। पहले ए पैरामीटर देखिए, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। स्पोर कौन से ऑर्गन्स में बनते हैं वो हमें जानना है सबसे पहले। तो जो स्पोर्स होते हैं, जिन्हें बीजाणु कहा जाता है, वो उस पत्ती पे, उस लीफ पे, वेजिटेटिव लीफ जो अपने आप को स्पोर बनाने के लिए तैयार करती है, उस पत्ती को जो फर्टाइल हो जाती है, उसे स्पोरोफिल कहा जाता है। इस स्पोरोफिल के अपर साइड में स्पोरेंजियम बनता है, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। इस बीजाणुधानी में मैंने लिखा हुआ भी है स्पोरोफिल, फिर स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं। अब हम नेक्स्ट लेंगे। मैंने ऊपर आपको दिखाया हुआ भी है, डायग्राम्स में दिखा रखा है।
तो अब हम लेंगे पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया, इसी के अंतर्गत लेंगे। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में ही मैं आगे बता रही हूँ आपको कि जो स्पोरेंजिया होते हैं उनकी क्या पोजीशन होती है, वो आप, मैंने एकदम डायग्राम बनाया है, बिल्कुल एक ही डायग्राम है स्पोरोफिल का। लास्ट ऊपर वाली लाइन में लास्ट जो डायग्राम है उसको देखिए, एलिस ऑफ स्पोरेंजिया के पास में जो एक बनाया हुआ है, उसके अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग, इसके अंदर एक लाइकोपोडियम में एक चीज़ और होती है कि जो अलग अलग जातियाँ होती हैं उनकी बीजाणु धानी की स्थिति भी अलग अलग होती है। अब जैसे हम अगर सिलागो की बात करते हैं, सपोज लाइकोपोडियम सिलागो की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें बीजाणु धानी जो बीजाणु पर्ण होता है उसके अक्ष के मध्य विकसित होती है। अक्ष के मध्य में देखिए, आप डायग्राम में देखिए कि स्पोरोफिल के कक्ष में, एक्सिल में और पत्ती के बिल्कुल चिपकते हुए स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं। तो और ये अपर साइड में उपस्थित हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। आप ये एक सिंगल डायग्राम भी साइड में बनाया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो जो स्पोरेंजिया की जो पोजीशन होती है वो लीफ के कक्ष में, लीफ के बहुत चिपके हुए और अपर साइड में उपस्थित होते हैं, और कुछ कुछ में ये किडनी शेप भी होते हैं स्पोरेंजिया। अब हम लेंगे कि ये फर्स्ट डायग्राम को देखिए आप, मैंने स्पोरोफिल का गुच्छा बनाया है। तो ये जो गुच्छा है इसको स्ट्रोबुलस कहते हैं, नीचे मैंने लिखा हुआ भी है स्ट्रोबुलस। इसको स्ट्रोबुलस क्यों कहते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। अब यूरोस्टैकिया के अंदर क्या होता है कि स्पोरोफिल की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल वेजिटेटिव लीव्स के बराबर होती हैं और एकदम वो संगठित हो जाती हैं, कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, एक दूसरे से चिपक जाती हैं, है ना, और स्ट्रोबुलस का निर्माण करती हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज स्ट्रोबुलस, ये भी क्वेश्चन आता है, आप पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे, डिफाइन स्ट्रोबुलस या व्हाट इज स्ट्रोबुलस, तब आप ये कह सकते हैं कि बीजाणुपर्ण जो संगठित होकर के, बीजाणुपर्ण का जो संगठन होता है, कॉम्पैक्ट होकर के जो स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उसे हम स्ट्रोबुलस कहते हैं। अब सिलागो के अंदर, लाइकोपोडियम सिलागो उसका स्पीसीज का नाम है, में जो आधारी भाग में, उसका जो आधारी भाग होता है उसमें सभी कायिक पर्ण होते हैं, और इनके बाद कायिक पर्ण व बीजाणुपर्ण एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, है ना। इस अवस्था को मीन्स, अब देखिए ध्यान से सुनिए कौन सी अवस्था बोल रही हूँ मैं। सिलागो के अंदर आधारी भाग में सभी कायिक पर्ण होते हैं, मतलब सभी वेजिटेटिव लीव्स होती हैं, और इसके बाद कुछ कायिक पर्ण जो होती हैं वो बीजाणुपर्ण में बदल जाती हैं और वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट व्यवस्थित होती है। इस ऑल्टरनेट जो व्यवस्था है लीव्स की, अरेंजमेंट जो है लीव्स का, मीन्स एक वेजिटेटिव एक फर्टाइल स्पोरोफिल, एक वेजिटेटिव फिर एक स्पोरोफिल, इस टाइप की व्यवस्था को सिलागो स्टेज या सिलागो अवस्था कहा जाता है। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम स्पोरेंजियम के बारे में। ये मैंने आपको सारा इसके स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिसमें हमने स्पोरोफिल के बारे में पढ़ा, स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा कि स्पोरेंजियम की पोजीशन क्या होती है लीव्स के संबंध में, और उसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, स्पोरेंजियम में स्पोर्स पाए जाते हैं। ये मैंने आपको सारा समझाया। और ये जो स्पोरोफिल होती है ये कैसे कॉम्पैक्ट होकर के स्ट्रोबुलस बनाती है। अब अगर हम आगे जाते हैं तो स्पोरेंजियम के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखिए, स्पोरेंजियम जो होता है वो किडनी शेप्ड होता है इसके अंदर, या कभी कभी स्फेरिकल संरचना भी पाई जाती है, और इसके अंदर एक व्रंत भी होता है, ये सव्रंत होते हैं। बीजाणुधानी का जो व्यास होता है, स्पोरेंजियम का जो व्यास होता है वो 1 से 2.5 मिलीमीटर तक का होता है, और एक मैच्योर्ड स्पोरेंजियम पीला या ऑरेंज कलर का होता है। स्पोरेंजियम की जो भित्ति होती है वो बहुत स्तरीय, मल्टी लेयर्ड होती है, और इसके अंदर जो सबसे अंदर वाली लेयर हो जो होती है उसे टैपेटम कहा जाता है। और ये जो टैपेटम होती है ये स्पोर्स को पोषण प्रदान करती है,
बीजाणुधानी के अंदर जो सभी बीज होते हैं, देखिए आप, मैंने दिखाया हुआ भी है, सब बीज जो स्पोर्स, बीज नहीं सॉरी, बीजाणुधानी में जो सारे स्पोर्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं साइज और शेप में, इसलिए इस स्थिति को होमोस्पोरस भी कहा जाता है। तो लाइकोपोडियम में स्पोर्स होमोस्पोरस होते हैं। जब ये परिपक्व हो जाता है स्पोरेंजियम, तो इसकी भित्ति में एक ट्रांसवर्स स्लिट बनता है जिसे स्टोमियम कहते हैं। ये स्टोमियम के द्वारा स्पोर्स बाहर आते हैं। ये स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में। सो व्हाट वी स्टडीड इन दिस रिप्रोडक्शन बाय स्पर्म्स, पहले हमने पढ़ा कि स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन से हैं। देन हमने पढ़ा कि स्पोरेंजियम की पोजीशन क्या है, वो हमने एलिस ऑफ स्पोरेंजिया में भी देखा, और एक उसका जो अलग से डायग्राम बनाया उसमें भी देखा। और उसके बाद जो हमने ये देखा कि जो स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्ट होकर के क्या क्या बनाती है, दैट इज स्टोबुलस। और फिर उसके बाद स्पोर्स के जब एक मैच्योर स्पोरेंजियम बन जाता है तो उसके अंदर उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसा उसके अंदर कैसे स्पोर्स होते हैं, ये हमने सारा पढ़ा है अभी। अब हम नेक्स्ट लेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई चैप्टर्स में पढ़ाया है, दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, यूस्पोरेंजिया टाइप और लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप। लाइकोपोडियम में यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है। इसके अंदर यूस्पोरेंजिया टाइप मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया का, जिसमें हम देखेंगे कि जो स्टेम होता है उसकी जो अपेक्स की जो कुछ लीव्स होती हैं वो फर्टाइल हो जाती हैं, अपने आप को तैयार करती हैं स्पोरेंजिया बनाने के लिए। और उन लीव्स की जो अध्यक्ष सतह होती है वहाँ पर कुछ कोशिकाएं अपने आप को स्पोरेंजियल इनिशियल में बदल देती हैं और स्पोरेंजियल इनिशियल का काम करती हैं। ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल होता है इसके अंदर पैरेनिटिक मीन्स पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे कि दो सेल्स बनती हैं। बाहर वाली जो होती है वो प्राइमरी जैकेट सेल बनती है, जिसे प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं भी कहा जाता है। और अंदर की तरफ, भीतर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। अब ऊपर देखिए प्राइमरी जैकेट सेल के अंदर फिर पेरिक्लाइनल, इसमें अब दो डिविजन होंगे, दो तरह के डिविजन होंगे, परिणतिक मीन्स पेरिक्लाइनल और अपनतिक मीन्स एंटीक्लाइनल। इनके विभाजन से जो स्पोरेंजिया की वॉल होती है वो दो या तीन या चार भी हो सकती हैं लेयर की हो जाती है। और इसमें जो सबसे अंदर की जो भित्ति होती है स्पोरेंजिया की, स्पोरेंजियम की जो अंदर की भित्ति होती है उसे हम टैपेटम कहते हैं, या टैपेटम बनती है, उसमें विभेदित होती है। और ये टैपेटम जो है ये जो स्पोर्स बनने वाले हैं या यूं कहिए स्पोर मदर सेल्स को नरिश करती है या उसे पोषण प्रदान करती है बढ़ने में। तो ये तो बाहर वाली सेल का, अपर सेल का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड जो सेल बना था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के अंदर भी वही विभाजन होता है और उसके विभाजन से स्पोरोजिनस टिश्यूज बनते हैं। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यूज अलग हो जाते हैं एक दूसरे से और गोल हो जाते हैं, और इनको फिर स्पोर मदर सेल्स कहा जाता है। इन स्पोर मदर सेल्स के अंदर जो है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे स्पोर टेट्राड्स बनते हैं, जो कि मैंने डायग्राम भी बनाया है एक स्पोरेंजियम का, जिसमें स्पोर टेट्राड्स साफ दिखाई दे रहे हैं। और इन्हें चतुष्फलकीय बीजाणु चतुष्क भी कहा जाता है। ये सारे बीजाणु एक साइज के होते हैं, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पहले भी दिया है इस स्पोरेंजिया के अंदर। अब हम ये सारा आपका है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, उसका चार्ट बना दिया मैंने, डायग्राम आप लोग पीडीएफ में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइसेंस ऑफ स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम मैच्योर हो गया,
उसमें टेट्राहेड्रल स्पोर्स बन गए हैं। अब ये स्पोर्स मैच्योर होने पे, स्पोरेंजियम के और स्पोर्स के मैच्योर होने पे कैसे छोटे तोके बाहर आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बीजाणुओं की परिपक्वता के बाद इसके एक ट्रांसवर्स स्लिट निकलती है, बनती है, जो कि सूखने पर जो साइड के जो वो हैं इसके सेल्स हैं, वो सूखने पे स्टोमियम की कोशिकाओं, स्टोमियम बन जाए, उन्हें स्टोमियम कहते हैं, और उनके अंदर एक तनाव उत्पन्न होता है जिससे क्या होता है कि जो बीजाणुधानी होती है वो दो कपाटों के रूप में फट जाती है। उससे ऊपर का प्रेशर भी बनता है, नीचे का प्रेशर बनता है, जिससे कि वो ऊपर का पोर्शन अलग होकर के दो कपाटों में फट जाती है और जो बीजाणु होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। ये सारा आपका था स्पोरोफिटिक जनरेशन के बारे में, जिसमें हमने पोजीशन, how the spores are formed, and where the sporangium are located. We have studied all about this. Thank you.